Good afternoon, student. So, first of all, mark your attendance. After that, we'll be starting the class. I think the last topic that we did was factors affecting electrical resistance of the chapter current electricity. We were doing current electricity and we have completed the factors affecting electrical resistance. So, what were the factors? Just recapping that because वहीं से हम start करेंगे chapter को. दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां मैंने बताया था और फिर उसके बाद कहा था कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे. वो क्या है? सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है. दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब मैंने इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दिया था और इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करने के बाद मैंने बताया था क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे रो. रो एल अपॉन ए. आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. अब यहां पर जो ये रो है, दिस वाज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. This is known as electrical resistivity और specific resistance. अब ये electrical resistivity या specific resistance क्या होता है? ध्यान से सुनो. जब हम resistance की बात करते थे तो resistance क्या था? Resistance was obstruction to the flow of current. मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन collide करता है. collide करने के कारण there is obstruction in that flow. Simple language, without going any detail. इसे डिटेल में गए हुए सिंपल फॉर्म में मैंने ये बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस. तो अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है? अगर हम दोनों फैक्टर, ये जो दो फैक्टर हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को कांस्टेंट कर दें, यूनिटी कर दें. ठीक है. अब तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों को क्या कर देना है? यूनिटी या 1. ये 1 मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर. अगर हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं तब किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. फिर से सुन लो, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन कब? जब मटेरियल का लेंथ यूनिटी हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी हो जाए. 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तब जो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टेंस ना कह के उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं. अब आखिर क्यों हमने ये टर्म बना दिया रेजिस्टिविटी? क्योंकि हमें पता था लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, तो हम दो मटेरियल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. कोई किसी का लेंथ ज्यादा हो गया, किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा. तभी हमने क्या किया? रेजिस्टिविटी निकाल लिया. अब अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है. रेजिस्टेंस हम चाहें तो दो मटेरियल का सेम कर सकते हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं विच इज मोर बेटर एंड विच इज नॉट. ठीक है. यानी कौन कंडक्टेंस के लिए ज्यादा अच्छा है, कौन उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, ये हमें किससे पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. लेकिन फिर से ये वही 10th वाला पार्ट हो गया. हम क्या सीख रहे हैं 12th में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके टर्म्स में इक्वेट करना. याद करो जो लास्ट हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था वो क्या था? ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉप. देखो अब पहले SI यूनिट देख लो. SI यूनिट इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम था और रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर इनवर्स. सॉरी, सिर्फ ओम मीटर. ओम मीटर. SI यूनिट इज ओम मीटर. क्लियर? अब याद करो तुम्हारे पास R इक्वल्स टू V अपॉन I था लास्ट क्लास में, जो कि इक्वल था ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ के. R इक्वल्स टू V अपॉन I
और हमने ओम्स लॉ से डिड्यूस किया था ml अपॉन an स्क्वायर टाउ। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, अब इसमें से फैक्टर्स को बाहर निकालो। किसको बाहर निकालो? देखो हम m अपॉन अगर a n e स्क्वायर को एक साथ ले लो, देखो n e स्क्वायर टाउ, n e स्क्वायर टाउ, इसको एक साथ ले लो और l अपॉन a को बाहर निकाल दो। v अपॉन i इक्वल्स टू ml अपॉन an स्क्वायर टाउ था। क्या किया? m अपॉन n स्क्वायर टाउ को एक साथ ले लिया, l अपॉन a को एक साथ ले लिया। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, r इक्वल्स टू क्या है? रो l अपॉन a, ठीक है। अब इस वाले को इससे कंपेयर करना है, r इक्वल्स टू रो l अपॉन a है, r इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ अपॉन l अपॉन a है। अगर अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखो r के जगह r है, ठीक है, l के जगह l है, a के जगह a है, तो रो के जगह क्या है? m अपॉन n स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास रो क्या आ गया? रो इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका? रेजिस्टिविटी का। r था तुम्हारा ml अपॉन n स्क्वायर टाउ और रेजिस्टिविटी आ गया m अपॉन n स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी in terms of relaxation time and number density of electron। क्लियर है यहां तक? अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, जब हमने रेजिस्टेंस किया था तो वी हैव डेड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, टेम्परेचर था और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल था। तो अब जब हमने रेजिस्टिविटी समझ लिया है कि व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अब हम जानेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, next is factors on which the specific resistance depend। factors affecting resistivity। what are the factors affecting resistivity? सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी का फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ। अब इसमें देखो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर सकता है। मास कांस्टेंट डिपेंड क्या ही करेगा, ई स्क्वायर यानी चार्ज कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ही नहीं है। बचा क्या हमारे पास? n और टाउ। अब रो में m और तुम्हारा कहा गया n और टाउ और ई स्क्वायर में से m कांस्टेंट है तुम्हारा, e कांस्टेंट है, बचा n और टाउ। तो सबसे पहला फैक्टर हम लिख सकते हैं कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, यानी अगर रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, तो इसका क्या मतलब है? नंबर डेंसिटी का मतलब क्या डिनोट कर रहा है? Number density for a particular material is fixed। कॉपर का अपना नंबर डेंसिटी है, सिल्वर का अपना है, गोल्ड का अपना है, एल्यूमिनियम का अपना है। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, इससे ये पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी को कौन इफेक्ट कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? तुम्हारा रेजिस्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड फैक्टर रेजिस्टिविटी जिस पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है तुम्हारा? टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। व्हाट वाज टाउ? याद करो, टाउ वाज रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम जब मैंने तुम्हें बताया था तो ये बताया था इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया
फिर मूव किया, फिर टकराया, तो वो बीच का जो खाली टाइम था दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स था, किसी से टकरा नहीं सकता था, तो दैट वाज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। अब रिलैक्सेशन टाइम को तुम इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हो? अगर रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज करना है, जल्दी जल्दी टकराए, तो तुम्हें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा जल्दी टकराएगा। रिलैक्सेशन टाइम को तुम्हें डिक्रीज करना है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा टकराता है। तो वी कैन से that if resistivity depends upon the relaxation time, it means that it depends upon temperature। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है तुम्हारा, एक नेचर ऑफ मटेरियल क्योंकि नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो these are the factors on which the resistivity of a conductor depend। क्लियर है सबको? रेजिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस चार फैक्टर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, साथ में नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही था, लेकिन कॉमन सेंस तुम्हारा कहता है कि जब हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर दिया था, तो वही दो फैक्टर रेजिस्टिविटी के अंदर से गायब हो गया। अब उन दोनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको कांस्टेंट कर दिया। तो बचे क्या? दो फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, जिसपे क्या डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी। क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। अब तुम रेजिस्टिविटी भी समझ गए, रेजिस्टेंस भी समझ गए हो, करंट भी समझ गए हो, पोटेंशियल समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, ठीक है, और चार्जेस समझ गए। फिलहाल हमने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट मूविंग ओवर टू एक मोबिलिटी भी तुमने किया था। अब हम करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी वैसे भी क्या होता है? नॉर्मल टर्म में हम डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी इज व्हाट? कैसे निकालते हैं? मैथ्स में अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब यही डेंसिटी को अगर हम करंट के टर्म में निकालना चाहें तो करंट डेंसिटी क्या कहेगा? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। यानी हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J इक्वल्स टू I अपॉन A। ठीक है, current density represented by J equals to I upon A। current per unit area is current density। फिर से वही पुरानी कहानी, हमें किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, नंबर डेंसिटी के टर्म में। अब ट्वेल्थ में सब कुछ हमें उस टर्म में कन्वर्ट करके निकालना है। क्लियर? तो इस केस में फिर से वही पुरानी कहानी, I इक्वल्स टू क्या होता है? ANEVD। ठीक है, I इक्वल्स टू ANEVD होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से VD की जगह VD की वैल्यू को पुट कर देंगे। कर दो, ANEVD क्या था? EE टाउ अपॉन M। क्लियर? ANE और VD was EE टाउ अपॉन M। Now E into E is E square, यानी ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन M आ गया। अब देखो, अब I इक्वल्स टू ANEVD था, ANEVD में VD की जगह E टाउ अपॉन M पुट कर दिया, E से मल्टीप्लाई करके ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन M कर दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा ANE स्क्वायर टाउ आया है, करंट डेंसिटी तुम्हारा कहता है J इक्वल्स टू I अपॉन A। हम इस I की जगह I की वैल्यू को पुट कर देंगे, J is equal to I अपॉन A। I तुम्हारा क्या है? ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन M। ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन M डिवाइडेड बाय A। A से A को कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? A से A कैंसिल हो गया, यानी NE स्क्वायर E टाउ अपॉन
m, ठीक है। अब I के जगह ANEVD था, तो हमारा NE² E टाउ अपॉन m आ गया करंट डेंसिटी। या अगर तुम VD को नहीं सब्स्टिट्यूट करते हो तो भी हमारा एक फॉर्मूला और बन सकता है, I इक्वल्स टू ANEVD था, हम डायरेक्टली I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, J इक्वल्स टू I अपॉन A। अब I के जगह ANEVD अपॉन A से A कैंसिल हो गया, तो J इक्वल्स टू NEVD। क्लियर? ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया करंट डेंसिटी का। क्लियर है? करंट डेंसिटी को हम VD के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट I की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके J इक्वल्स टू NEVD भी निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो तुम्हें क्या करना है। बेसिकली जब तुम करंट डेंसिटी समझ गए हो तो अब नेक्स्ट फैक्टर जो इसका है वो है तुम्हारा कंडक्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर इज कंडक्टेंस। अब नाम देखो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट ही क्या होगा? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G which is equal to I upon R. Conductance denoted by G which is equal to I upon 1 upon R. Inverse of resistance. Inverse of resistance is called conductance. Clear? अब resistance का ऐसा यूनिट क्या था? OHM, ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? जस्ट अपोजिट, MHO। SI unit is equal to MHO। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट भी रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट से उल्टा है, याद करना भी इजी है। रेजिस्टेंस के केस में OHM ओम था, कंडक्टेंस के केस में MHO मोम है। क्लियर? अब जब तुम कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है तो रेजिस्टिविटी का भी उल्टा कुछ होना चाहिए। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। एक और टर्म है दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट होता था रेजिस्टिविटी, सिग्मा से डिनोट होगा कंडक्टिविटी। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला के ऐसा यूनिट क्या था? ओम मीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? मो मीटर। ओम की जगह क्या हो जाएगा? मो, यानी इसका ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या हो गया? मो मीटर इनवर्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से देख लो, कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो डिनोटेड बाय सिग्मा, ऐसा यूनिट क्या हो गया? मो मीटर इनवर्स। दिस इज अबाउट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी प्लस करंट डेंसिटी। तीन टर्म तुमने वहां पढ़ लिया, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, whereas कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करंट डेंसिटी पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा है, द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका रिलेशन देखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन J सिग्मा। J और सिग्मा के साथ एक और टर्म ले लेंगे हम, दैट इज E। रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। क्लियर? अब इसको स्टार्ट करने के लिए फिर से वही पुरानी कहानी है, सब में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना है, सब कुछ घूम फिर के वही है, इसलिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद करते जाओ, डेरिवेशन को दिमाग में रखते जाओ, नेक्स्ट डेरिवेशन इजी होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे फिर से। I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, याद हो जाना चाहिए, अभी तक तो तुम्हें इतनी बार यूज हुआ है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। क्लियर? अब I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी है, अब वी डी की जगह वही पुरानी कहानी, वी डी का फॉर्मूला पुट कर दो, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। क्लियर? ए एन ई वी डी की जगह ई टाउ अपॉन एम। नेक्स्ट स्टेप में वही किया है पुरानी कहानी की तरह, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इसको, ए एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, अब ए एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम आ गया, विच इज आई। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसा करो, ए को उठाओ और आई के नीचे भेज दो। ठीक है, I upon A equals to N E square E tau upon M। सिर्फ रीअरेंजिंग का गेम है। A को यहां से उठाया, नीचे भेज दिया, I upon A equals to N E square E tau upon M। अब I upon A तुम्हारा पहले से पता है करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो एक टर्म तुम्हारा J तो आ गया, बचा सिग्मा और E। सिग्मा वॉज रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा, कंडक्टिविटी। अब उसके टर्म पे लाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ई को ऊपर छोड़ दो। ठीक है, ई को ऊपर छोड़ दिया, एन ई स्क्वायर टाउ को एम के नीचे भेज दो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या आ जाएगा, सिग्मा के फॉर्म में लिखो इसको। यानी अब हम लिख सकते हैं कि I अपॉन ए तुम्हारा क्या हो गया, J, E के जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा, E, और वेयर एज M अपॉन एन ई स्क्वायर के जगह रो, J इक्वल्स टू E अपॉन रो। जैसे ही रो आया क्या आ जाएगा, सिग्मा, क्योंकि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, और J इक्वल्स टू सिग्मा E। ये तुम्हारा आ गया रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में निकाला था, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की जगह रो पुट किया, और अभी थोड़ी देर पहले 1 अपॉन रो क्या था, सिग्मा, यानी J इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, microscopic form of Ohm's law। अगर तुम्हें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिड्यूस करने के लिए आता है, मींस इट इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। क्लियर है सबको सारे स्टेप? अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आ जाए ओम्स लॉ का, तो हम ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? आगे देखो, अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे। That is the relation between electrical resistivity and electron mobility. Relation between electrical resistivity and electron mobility। Relation between electrical resistivity and electron mobility। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी स्टार्टिंग में पढ़ाई किया था तुमने, म्यू। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आज करवाया है मैंने तुम्हें। हमें रिलेशन निकालना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। कैसे स्टार्ट करेंगे, वही फॉर्मूला से, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ठीक है, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। साथ में तुम्हें ये भी पता है कि जो वी डी होता है वो म्यू ई होता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में हमें निकालना है, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी।
और साथ में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में अगर हम देखें तो Vd इक्वल्स टू म्यू ही होता है। यहाँ से हमारा म्यू इक्वेशन के अंदर आ सकता है। तो हमने दो रिलेशन लिख लिया, ये और ये। साथ में तुम्हें पता है J इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इक्वल्स टू I अपॉन A, ठीक है, J इक्वल्स टू I अपॉन A। अब इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E, निकाला था हमने, इक्वल्स टू E अपॉन रो। J equals to I upon A, which is equal to also sigma E, which is equal to E upon rho। सिग्मा को क्या कर दिया, 1 upon rho कर दिया। क्लियर है? अब यहां से देखो हम लिख सकते हैं कि E upon rho तुम्हारा आ रहा है, E upon rho is equal to I upon A। E upon rho equals to I upon A। अब I अपॉन A को अगर तुम नीचे भेज दो तो I अपॉन A इक्वल्स टू NeVd। क्लियर? तो I अपॉन A को लिख सकते हैं NeVd, ठीक। अब NeVd और Vd इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू E। तो Ne म्यू E, ध्यान से देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। J इक्वल्स टू I अपॉन A होता है, ठीक है, और J इक्वल्स टू सिग्मा E भी निकाले था हमने। अब J इक्वल्स टू I अपॉन A इक्वल्स टू सिग्मा E। सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख दिया, तो अगर सब आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो E अपॉन रो इक्वल्स टू I अपॉन A लिया, ठीक है। अब E अपॉन रो इक्वल्स टू I अपॉन A आ गया, हमें क्या करना है, I अपॉन A की वैल्यू चाहिए। A को इसके नीचे भेज दो तो क्या आएगा, I अपॉन A इज NeVd। I अपॉन A की जगह NeVd पुट कर दिया। Vd क्या होता है, म्यू E, तो Vd की जगह म्यू E पुट कर दिया। तो E अपॉन रो इक्वल्स टू Ne म्यू E आ गया। अब E से E को कैंसिल कर दो, E से E कैंसिल, तो तुम्हारा क्या आ गया भाई, अब यहां पर तुम्हारा रो इक्वेट करना था, रो को उधर भेज दो तो तुम्हारा रो इज इक्वल टू 1 अपॉन Ne म्यू। रो इज इक्वल टू 1 अपॉन Ne म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्लियर? कोई सा भी रिलेशन तुमसे बोर्ड में पूछा जा सकता है और सारे रिलेशन इंटरलिंक्ड है। बस 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए, सबको क्रॉस पुट करना है और आंसर को इक्वेट करना। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बड़ा इजी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज इंटररिलेटेड है। वैल्यूज 3-4 ही है, 3-4 टर्म्स याद करने हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर को इक्वेट करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ाई है, हाउ डज टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के टर्म में हमने टेम्परेचर का क्या पढ़ा था कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, सॉरी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन हमने पढ़ लिया है, क्यों, क्योंकि ज्यादा टकराता है। क्लियर? तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो, सिलेबस में तुम्हारा मेंशन्ड है स्पेशली ये टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। फिर से रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे आ जाओ। तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो R इक्वल्स टू क्या आया था, याद करो। अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस में हमारा फॉर्मूला आया था जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी कंसीडर करते थे, नंबर डेंसिटी को भी कंसीडर करते थे, इन सब चीज को कंसीडर करते थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कोलिजन पे, ठीक। और अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा है, थर्मल एनर्जी। और अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है,
रिलैक्सेशन टाइम के। क्यों? R इक्वल्स टू क्या था? ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब यहाँ टाउ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये हमें पहले से पता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यानी सारा कुछ इंटररिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, ज्यादा कलाइट करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अलग अलग मेटल पे अगर तुम्हें निकालना है टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर किसी मेटल का रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज करो RT, हमें रेजिस्टेंस निकालना है एट टेम्परेचर T पे। तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर, where alpha and beta are temperature coefficient. फिर से देख लो, resistance at temperature T is R0 into 1 plus alpha T plus beta T square, जहां तुम्हारा RT resistance at temperature T है, whereas R0 is temperature resistance at 0 degree Celsius, T तुम्हारा टेम्परेचर है, अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट। क्लियर? अब हमें अगर जनरल केस में देखें तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। हायर टेम्परेचर के लिए हमें बीटा चाहिए होता है जब टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन नॉर्मल केस के लिए हम इसी इक्वेशन को रिड्यूस करके लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू R0 into 1 plus alpha T. This is the reduced form. हम बीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे, it will be considered at higher temperature, RT equals to R0 into 1 plus alpha T. क्लियर? अब अल्फा क्या है यहाँ? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ से अगर तुम अल्फा को इक्वेट कर लो, ठीक है, तो RT equals to R0 plus R0 alpha T, ठीक? यानी अगर हम इसको इधर ले जाएं तो अल्फा क्या आ जाएगा तुम्हारा? अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन, यहाँ क्या बचा तुम्हारा? R0 इंटू T, R0 इंटू T। दिस इज अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू RT माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? This is change in resistance upon original resistance into time. Clear है? This is alpha. यानी it is increase in resistance upon original resistance into rise. Sorry, time कह रहा हूँ. This is temperature. Rise in temperature. वेरी सॉरी, ये क्या है? टेम्परेचर। तो RT माइनस R0 दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। क्लियर? दिस इज हाउ अल्फा इज कैलकुलेटेड। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा तुम्हारा? अल्फा आ गया तुम्हारा RT माइनस R0 इंटू R0 इंटू T। अब अल्फा जनरली मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, जैसे तुम्हारा Ag ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, इन सब के लिए क्या होता है? मेटल अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा इज जनरली पॉजिटिव फॉर these all metal and hence they are good conductor of electricity. Whereas इंसुलेटर्स के लिए यही अल्फा क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इसका?
इंसुलेटर्स का जनरली बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए ले लें, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, वेयरएज अगर एलॉय के केस में देखें तो इस केस में भी अल्फा तुम्हारा क्या है, वेरी स्मॉल। क्लियर? मेटल के केस में, इंसुलेटर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में और एलॉयज के केस में, सब केस में अलग अलग है। अब ये था इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टिविटी के टर्म में देखें तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है, 1 अपॉन सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा भी लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। क्लियर है? अब इस केस में भी किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा। सेम वही रेजिस्टेंस का केस है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा टकराएगा, जितना जल्दी टकराएगा, उतना रिलैक्सेशन टाइम कम। रिलैक्सेशन टाइम कम मतलब रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा। रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टिविटी के केस में टाउ पे, दोनों केस पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी अब हम देखो इस केस में लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और इस केस में अगर हम फॉर्मूला देखें तो वही फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, रो इक्वल्स टू रो नॉट, जैसे टी नॉट था 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। यहां से भी अगर तुम अल्फा को इक्वेट करते हो तो अल्फा विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। सब मेटल्स के लिए अल्फा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ठीक है, अल्फा विल बी पॉजिटिव फॉर डिफरेंट मेटल्स। क्लियर है यहां तक? ये टेम्परेचर डिपेंडेंस था रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। अब आज के लिए एक लास्ट टॉपिक, 2-3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे पेपर में पूछा गया है। वो क्या है देखो, दैट इज इन द केस ऑफ कॉपर। अगर हम कॉपर के केस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर with respect to resistivity, तो ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हम P, दिस इज O। क्लियर? दिस इज इन द केस ऑफ कॉपर। कॉपर के केस में टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, whereas in the case of alloy like नाइक्रोम, अगर नाइक्रोम के केस में तुम्हें पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, whereas अगर सेमीकंडक्टर के केस में कहा जाएगा तो ग्राफ विल बी अ कर्व, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई सा भी ग्राफ तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है। This one is for copper, that is metal. This is for alloy, for example nichrome, and this is for semiconductor, whether it be silicon or germanium. Clear? आज के लिए इतना ही है। रीजन ग्राफ को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, क्यों उसका डिक्रीज हो रहा है, क्यों उसका इंक्रीज हो रहा है। From next class we will be doing further topics of current electricity.
Till then, revise the previous topics as usual and then attend the next class. Thank you so much.